जय हिंद। जैसा कि अपन एडिटोरिया का जो एफएलटी कर रहे थे फुल लेंथ टेस्ट, तो 1 to 8 हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर डली है 8 तक की वीडियो, तो आप देख सकते हैं जाके। इसमें हम करेंगे एफएलटी नंबर 9। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखें तो इसमें हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है, उसके बाद हमें उत्पाद में मतलब कि इसके परिणाम में क्या मिलता है, O2 मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो इसमें ज़रूरत किस किस चीज़ की होती है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं आपका देखें तो जल का H2O का भी जो है इसमें आवश्यकता होता है, प्लस सनलाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो सनलाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला है कि RH फैक्टर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जिन मनुष्यों की लाल रुधिर कणिकाओं में RH एंटीजन जो है उपस्थित होगा, तो उन मनुष्यों को जो है RH नेगेटिव मनुष्य कहते हैं क्या, तो नहीं, RH नेगेटिव मनुष्य नहीं, यहाँ पॉजिटिव कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है कि जिन मनुष्यों की लाल रुधिर कणिकाओं में RH एंटीजन अनुपस्थित होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव मनुष्य कहेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें अनुपस्थित होगा नेगेटिव, जो उपस्थित होगा तो पॉजिटिव साइन, ऐसे याद रख लीजिएगा, RH फैक्टर है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई कथन जो है सही नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि RH फैक्टर जो है उसकी खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर, जिन्होंने रक्त समूह की भी खोज की थी, है ना। स्टीनर के साथ जो है कौन हो जाएंगे, बीनर। और ये जो आपका RH फैक्टर है, पहली बार रिसर्च जो किया गया था तो वो किस बंदर पे किया गया था, तो रीशस बंदर पे किया गया था। ठीक है, बंदर की जो है RBC को लेके किया गया था, रीशस बंदर, याद रखिएगा। और ये जो RBC में RH फैक्टर है वो मनुष्यों में भी पाया जाता है। चलिए अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ये जो है ना ऊर्जा यानी कि ATP का निर्माण करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। और ये क्या और भी याद रखिएगा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि क्रेब्स चक्र जो है कहाँ पे संपन्न होता है, तो क्रेब्स चक्र पूछे या आपसे TCA चक्र पूछे, किसमें संपन्न होता है, तो ये हो जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसे जो है हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ओके, ये कोशिका के श्वसन वगैरह के लिए जो है ऊर्जा के लिए ये जरूरी होता है, इसी के तहत जो है आप देखेंगे जीवित रहते हैं कोशिका और नियंत्रित होते हैं। इसके साथ साथ ये CA का भंडारण यानी कि कैल्शियम का भंडारण भी करता है। ओके, चलिए अगला है कि किस रोग में इंसुलिन हार्मोन का सही मात्रा में निर्माण या उपयोग नहीं हो पाता है। तो जो इंसुलिन की मात्रा है इधर उधर होती है तो उससे मधुमेह हो जाता है। ठीक है, तो इसका, और ये जो आपका इंसुलिन है वो अग्नाशय के द्वारा जो है स्रावित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, अग्नाशय। इसके साथ साथ ये भी याद रख सकते हैं कि ये आपका इंसुलिन जो है इसकी खोज किसने की है, तो ये किया है बेटिंग बेस्ट ने, बेटिंग एंड बेस्ट ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, तो उस ऑक्सीजन होना चाहिए और तथा नमी होना चाहिए, तभी जो है आपका कोरिजन जो है संपन्न हो पाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था तो इसकी खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी खोज जो है अल्टमैन ने किया था, ये भी पूछा जाता है, अल्टमैन। ओके, ये पौधों में जो है ना क्लोरोप्लास्ट जो है आपका और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं, लेकिन आप देखेंगे जंतु में, तो जंतु में जो है आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम प्रश्न। अब यहाँ पे जो है सही बताना है कि कौन सा है, तो जैसे कि लीनेन, तो ये सन के पौधा से प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। जटाकोयर जो है नारियल के पौधा से। डाउन किससे, तो बतख और गीज के पंख से। और मोहायर जो है अंगोरा मुर्गी नहीं, अंगोरा बकरी हो जाएगा। ठीक है, उससे प्राप्त होता है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो जैसा कि देखेंगे बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है क्या, तो सही है। बेंजीन में सिग्मा बंध की संख्या 12 और बेंजीन में पाई बंध की संख्या आपकी 3 होती है। तो BPSC में पूछा ही गया था कि सिग्मा बंध की संख्या और आपका सिग्मा में पाई बंध की संख्या बताएं, तो 12 एवं 3 है ना, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बेंजीन का सामान्य सूत्र जो है C6H6 होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। तो यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2 हो जाएगा, यहाँ पे CO और आपका NH2 होता है, तो ये आपका गलत दिया हुआ था,
यूरिया एक क्या है, रंगहीन, गंधहीन, सफेद, रवेदार ठोस पदार्थ होता है, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद है कि यूरिया कृषि क्षेत्र में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। ओके, तो 2 और 3 सही दिए गए हैं, ये वाला गलत दिया है क्योंकि आप यहाँ पे NH3 ना होके क्या होगा, एस जैसे एक से ये जैसे दिया है ना आपका, तो यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो जैसे कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन जिसे कहते हैं द्वारा अलग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। रेत और नेफ्थलीन रखते हैं तो नेफ्थलीन क्या होता है, उड़ जाता है, और रेत जो है बच जाता है। जैसे कपूर भी ऊर्ध्वापातन से होता उड़ता है। ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा 2 ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस जो है ऊर्ध्वापातित हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा, जैसे कि रेत बच गया और नेफ्थलीन ऊर्ध्वापातित हो गया, तो ये भी सही है। ऊर्ध्वापातन में कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से डायरेक्ट क्या होता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ये नहीं है कि जैसे कि हम कपूर को जो देखते हैं ऊर्ध्वापातन समय तो द्रव में थोड़ी बदलता है, वो ठोस रहता है और डायरेक्ट जो है गैस में बदल जाता है ना। तो तीनों कथन आपके सही दिए गए थे, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है कि कौन सा सही नहीं है। तो जैसे कि देखेंगे पेट्रोल की गुणवत्ता जो है हम किससे मापते हैं, तो ऑक्टेन से मापते हैं। ध्यान रखिएगा डीजल का किससे मापते हैं, तो डीजल का हम C10 से मापते हैं। ओके, C10। अगला है कि अधिक ऑक्टेन की संख्या अगर पेट्रोल में जो है तो वो क्या नॉकिंग का जो है समस्या अधिक करेगी क्या, नहीं। अगर ऑक्टेन की संख्या ज़्यादा है ना तो अच्छा है, यानी कि नॉकिंग की जो समस्या है उसको कम करती है वो, तो ये गलत दिया हुआ है, ये सही नहीं है ना। वैसे ही C10 की संख्या भी अधिक होगी तो अच्छा होगा। पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइलेड यानी कि TEL और बेंजीन, टाइलून, जाइलोन, BTX जैसे योजकों का जो है उपयोग किया जाता है, तो ये सही है। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जैसे कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन जो है आपका गैस होता है, तो ये भी सही है ना। इसके बाद है आपका कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कमजोर कर देता है, तो ये भी सही है ना। तो ये हो जाएगा आपको हीमोग्लोबिन में मिलके वो जो है रक्त संचरण की प्रक्रिया को रोक देता है एक तरह से। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि तीनों सही थे। किसके बारे में दी जा रही थी, अभी देखे तो स्पेशली इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में था, है ना। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा जो है सही बताएं। तो पुलिस द्वारा नशे की गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है हम प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अगला है कि चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होने पर कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक अघुलनशील ठोस बनता है, जिसके कारण चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है, तो ये दोनों सही दिए गए हैं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपको दोनों, और दोनों इंडिविजुअल प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो है नशे के लिए जांच करने में, और आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया का ये भी देख लीजिएगा दूसरा भी। ठीक है, अगला है कि क्रायोलाइट और फेल्सपार निम्नलिखित में से किस तत्व का अयस्क है। तो ये जो है आपका एल्यूमिनियम का हो जाएगा, इसके साथ साथ बॉक्साइट भी होता है ना, बॉक्साइट। इसके बाद कोरंडम, इसके बाद देखेंगे काओलिन, ये भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका मिलान करना है और कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे कि देखेंगे मलेरिया प्लाज्मोडियम के होता है, इसकी मादा एनीफिलीज जो होती है वाहक होती है, मादा एनीफिलीज। ठीक है, तो ये सही है। अगला दिया है कि पायरिया एंटी अमीबा जिंजेवलिस से होता है, तो ये भी आपका सही है। मसूड़ों को ये प्रभावित करता है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है, तो तिल्ली को एवं आप देखेंगे आरबीसी को। ठीक है, तिल्ली एवं आरबीसी उसको प्रभावित करता है, और मादा एनीफिलीज जिसकी वाहक है, और प्लाज्मोडियम ये तो सही है। पायरिया किससे होता है, तो मसूड़ों को जो है ये प्रभावित करता है। एंटी अमीबा जिंजिलिस इसका जो है आपका ये सही है। अगला है कि पेचिस, तो पेचिस आंत को खराब करता है। ठीक है, ये आंत को प्रभावित करता है पेचिस, लेकिन ये लिस्मैनिड्यूना वानी से नहीं होता, ये जो है आपका गलत हो जाएगा, यही आपका सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी।
इसके बाद सोने की बीमारी ट्रिप्रोनोसोमा कहते हैं, ये भी सही है। इसका जो है सीसी जो मक्खी होती है वो वाहक होती है, ठीक है, सीसी मक्खी। किसकी? तो सोने की बीमारी जो ट्रिप्रोनोसोमा होता है ना, उसकी वाहक होती है आपकी सीसी मक्खी। अब ये जो जैसे लीशमैनिया दिया है ना, तो ये किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा, इससे अस्थि मज्जा प्रभावित होगा। और ये आपका होता कैसे है? इसको कहते क्या? काला ज्वर, है ना, काला ज्वर होगा। और बालू मक्खी जो है इसकी आपकी वाहक हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु का रक्त लाल नहीं होता क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन के स्थान पर अन्य रंजक उपस्थित होते हैं? तो कॉपर आधारित रंजक उपस्थित होते हैं इसके में, तो ये झींगा हो जाएगा, ठीक है। वो ऑक्सीजन से जो है प्रतिक्रिया करके नीला बना देता है। चलिए अगला है, थायराइड ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पे? तो श्वास नली ट्रेकिया के दोनों और लैरिक्स के नीचे होती है, ओके। निम्नलिखित में से कौन कर्ण अस्थियां नहीं है? तो जैसे कार्पलश, ये कहाँ पाया जाता है? हथेली में पाया जाता है, कलाई में, है ना, कलाई में पाया जाता है। और अगर हथेली में देखा जाए तो कौन पाया जाता है? मेटा कार्पलस पाया जाता है। मेटा कार्पलस कहाँ पे? तो हथेली में। और कलाई में आपकी कार्पलस, और बाकी ये तो कान में पाए जाते हैं, ओके। चलिए अगला है कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की स्थिति को विकास तथा किसी संभावित अगर जन्मजात दोष है तो उसके लिए हम पहचान करने के लिए कौन सी जो है उपयुक्त आयनीकरण प्रकृति की हो और हानि रहित हो, यानी हानि नहीं दे। तो जैसे एक्स किरण है हानि देता है तो ये नहीं होगा। पराबैंगनिक इमेजिंग हानि देता है। अल्ट्रासोनिक जो है आपका सही हो जाएगा। इसके तहत हम भ्रूण की स्थिति या विकास या संभावित जन्मजात दोषों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। किसके द्वारा? तो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा। चलिए अगला है कि यदि एक उत्तल लेंस की पारदर्शी सतह के कुछ हिस्सों को अपारदर्शी काली पट्टियों से ढक दिया जाए तो बनने वाली छवि पर क्या प्रभाव होगा? तो ये जो होगा आपको छवि की तीव्रता जो है कम हो जाएगी, है ना। चलिए अगला है कि मानव शरीर की तापीय विनिमय प्रणाली में वाष्पीकरण की भूमिका क्या निभाता है? तो ये क्या करता है? त्वचा की सतह से ऊष्मा को सोखकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जैसे कि पंखा में ही बैठते हैं तो यही वाली प्रक्रिया होती है। अगला है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कई बार बताया हमने कि हाइड्रोजन जब भी आए तो संलयन हो जाएगा और जब भी परमाणु की बात आए तो विखंडन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? नाभिकीय संलयन। अगला है कि दो समांतर प्रतिरोध और सर्किट वाले कुछ कुल प्रतिरोध जो है 1.5 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान जो है 3 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या हो जाएगा? तो ये 3.0 किलो ओम हो जाएगा। अगला है कि सही सुमेलित कौन से हैं? तो जैसा कि अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस उपयोग किया जाता है तो ये सही है आपका। हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और आपका मायोपिया के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सही पूछा है तो ये सी आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है ना। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला है 25 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के समानुपाती होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है ना। डायोप्टर लेंस की जो है मात्रक है मापने की, तो 1/f होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा, ना कि आपका समानुपाती। यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता तो सही हो जाता, तो ये गलत है। अगला दिया है कि उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक तथा अवतल लेंस की धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की जो है आपको धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, ठीक है। जस्ट उल्टा दे दिया तो दोनों गलत है। पूछा है कौन से कथन सही है, तो दोनों गलत दिए गए थे। अगला है कि धातु और अर्धचालक की विद्युत चालकता में तापमान के प्रभाव को देखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अगर देखें इसमें तो ताप बढ़ने पर क्या होता है कि धातु की चालकता जो है घटती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जबकि अर्धचालक जो है की बढ़ती है, ठीक है। तो ये सही है आपका, सी आंसर हो जाएगा इसका। तापमान के प्रभाव के बारे में पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा कि ताप बढ़ने पर धातु की चालकता घट जाएगी लेकिन वहीं अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। अगला है कि हाल ही में समाचार में रहे नैनो यूरिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे छोटे जो यूरिया होते हैं डायरेक्ट जड़ में जाते हैं, तो इससे क्या होता है? रासायनिक उर्वरकों की जो खपत होती है वो कम होती है, ठीक है।
लीडार तकनीक क्या उपयोग किस लिए किया जाता है मुख्यतः, तो ये सटीक मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। लीडार का फॉर्म वो हो जाएगा फुल फॉर्म कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंचिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने का अर्थ क्या है, तो जैसे कि जितना हमने ग्रीन हाउस जो है वायुमंडल को दिया है, उतना ही हम क्या करें, ग्रीन हाउस गैस को जो है अवशोषित करने वाली मशीन में लगा दें, तो उसे कहेंगे हम नेट जीरो एमिशंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्रीन हाउस के उत्सर्जन गैसों की बराबरी हटाने से, यानी कि जितना हमने उत्सर्जन किया ग्रीन हाउस, उतना ही हमने किसी इक्विपमेंट के द्वारा अवशोषित कर दिया, तो वायुमंडल क्या हो गया, शुद्ध रह गया, तो नेट जीरो इमिशन होगा वो। अगला है कि भारत के गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अब यहाँ पे देखिए वो दिए गए हैं, जैसे कि ए बी सी का है, ए बी सी का दिया है 8:4:3 अनुपात में, और ए ने अपना क्या किया, ए ने अपना जो है डी और ई में बांट दिया, डी और ई में बांट दिया क्या अनुपात से, तो 9:7 से, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 8 के बराबर 16 हो गया, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 2:3। ओके, यानी कि 8 का जो वैल्यू है 16 है, अगर क्योंकि ए का वैल्यू क्या था 8 था, और इसने दो भागों में बांटा 9 और 7, 16 हुआ। और तो वहीं पे अगर हम देखें किससे तो कह रहा है, तो सी के हिस्से का डी के हिस्से का अनुपात क्या होगा, तो डी का क्या है 9 है, और अगर हम सी का निकालना चाहें तो सी का क्या है आपका 3 है, तो 8 का वैल्यू 16 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 8 दूनी तो 2 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6:9, कटाएंगे तो 2:3 आ जाएगा। चलिए इसको बस आंसर लगा देती हूँ मैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, अपोजिट दिया है एक दूसरे का। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि दिया है कि एक परीक्षा में मान लीजिए 100 था तो 80 एक में पास हो जाएगा, उत्तीर्ण करेगा अंग्रेजी में, एवं 85 जो है गणित में पास कर जाएंगे, तो 165 हो जाएंगे, और दोनों में कितना है 73 है, तो 165 में से 73 घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 92, यानी कि बचे कितने 8%। चलिए अगला है, कुछ मोर जो है गौरैया है, तो कुछ मोर जो है गौरैया है, ठीक है, तो ये जी हो गया, और कुछ गौरैया कौवा नहीं है, तो कुछ गौरैया ये वाला जो पार्ट है ये कौवा नहीं है बताना है, तो कुछ गौरैया मोर है, तो दिख ही रहा है कि ये वाला पार्ट जो है कुछ गौरैया मोर तो है ही ना, तो ये सही हो जाएगा। कुछ कौवे मोर हैं क्या, तो कौवे का और मोर का तो कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक निष्कर्षण है सही। चलिए अगला है कि यहाँ पे जैसे कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, इसमें क्या करना है, दोहराया नहीं जाना है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 75। ओके, चलिए इसका जब सॉल्व कीजिएगा आप तो इसका आएगा वर्ग, सॉरी इसका आएगा वर्ग। अगला है, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 40 डेज, यानी कि 15 दिन ये लोग काम करते हैं, 20 दिनों में काम करेंगे ये लोग, 15 दिन काम किया, और 20 दिनों में पूरा हो सकता था लेकिन 15 दिनों ही ये लोगों ने काम किया, तो 3/4 पूरा हो गया, 1/4 वो किया, तो 40 दिन हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, दिनांक पूछा गया है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 2017 आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपको पी, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपको मंगलवार, और ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 3/35 पहल जो है विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो विश्व व्यापार संगठन नहीं, स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो 2035 तक तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की कीमतों में कम से कम 35% नहीं 50% जो है कम करने की वृद्धि करना है, ठीक है, तो ये और अगले 10 वर्षों में 2025 से, तो इसमें सत्य कथन का तो कोई सत्य नहीं होगा इसमें। ओके, इसका हो जाएगा डी। और ये जो 3/35 पहल है ना, इसके तहत देखेंगे 1 ट्रिलियन जो है अमेरिकी डॉलर जुटाना भी है, ठीक है, 1 ट्रिलियन। अगला देखते हैं, अगला है आपका कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य जो है चुना है, तो निम्न में से कौन शामिल नहीं है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य को जो है अस्थायी सदस्य ध्यान रखिएगा के रूप में चुना है, निम्न में से कौन शामिल इसमें नहीं है, तो घाना नहीं शामिल है, बाकी बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक
राज्य एवं लाइबेरिया भी है इसमें, 5 मतलब और है ना, तो 2 और हो जाएंगे, लाइबेरिया एवं लाटविया। ओके। अच्छा, इसमें पूछा जाए, ये तो गैर अस्थायी सदस्य है, और अगर अस्थायी सदस्य पूछे तो कौन कौन से 5 हैं, तो ध्यान रखिएगा वो 5 जो है अस्थायी सदस्य वो हो जाएंगे चीन, फ्रांस, आपका यूएसए, इसके बाद रूस, है ना, चीन, फ्रांस, यूएसए, रूस, यूके एक हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला देखते हैं, भारत सरकार ने किस देश के K9 हावित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया है, तो ये किया है आपको दक्षिण कोरिया के साथ, ठीक है, K9 हावित्जर तोपों के आयात का। अगला है कि स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसे किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है, तो ये 17A के तहत प्रोजेक्ट। IM-2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो यह अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा प्रारंभ किया गया है क्या, तो नहीं, नासा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके बाद अमेरिकन है लेकिन नासा है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में मॉम्स माउंटन को भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए बर्फ और दुर्लभ खनिजों का खोज करना है, तो ये भी सही है, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है, तो सत्य कथन केवल 2 हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय वायुसेना सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा किस अवसर पर शौर्य प्रदर्शन किया गया, तो ये वीर कुंवर सिंह दिवस 2025 के, जैसे कि 23 अप्रैल 2025 को ये किया गया है ना। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के द्वारा कौन सा प्रदर्शन किया गया, शौर्य प्रदर्शन, वीर कुंवर सिंह दिवस के रूप में, है ना, 23 अप्रैल। चलिए अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता मिशन घोषणा की गई है, इसमें से मुख्य रूप से किस प्रकार के कपास के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसमें देखेंगे एक्स्ट्रा लॉन्ग जो स्टेपल कॉटन है उसको दिया जाएगा, ठीक है। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण अगर देखें 2024-25 के अनुसार भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो ये कौन से नंबर पे है, तो 4th नंबर पे है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये हो जाएंगे नरेंद्र कुमार यादव, है ना, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, तो इसके नरेंद्र कुमार यादव जो है एम्बेसडर बनाए गए हैं। अच्छा, MS धोनी किसके हैं, तो चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि SBI के हैं, इसके बाद डिटॉल के हैं, और एक फ्रांस की कंपनी है आपको सिट्रोयन, है ना, ऐसा करके उनके हैं। PV सिंधु किसकी है, तो ये है आपको पूमा की, इसके बाद तंबाकू नियंत्रण की हैं ये, और नीरज चोपड़ा ऑडी के हैं, ठीक है, ऑडी इंडिया। अगला है कि 97 नंबर ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे नामित किया गया, तो ये किया गया है अनोरा को। अच्छा, द ब्रूटलिस्ट के जो अभिनेता हैं तो उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माना गया है, वो कौन है, एड्रियन ब्राडी, है ना, ये है आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ओके, इसके बाद देखेंगे आप अनोरा की जो अभिनेत्री थी, जैसे कि माइकी मेडिसन, है ना, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, ये अनोरा के लिए काम की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगर निदेशक पूछा जाए ना तो लॉस कुछ करके नाम है उनका। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो भारत वैश्विक स्तर पर उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है क्या, तो नहीं, तीसरा नहीं, दूसरा है, उपभोक्ता के मामले में दूसरा है, उत्पादक के मामले में ये तीसरा है, ठीक है। और भारत सरकार ने 2030 तक यूरिया आयात बंद करने का लक्ष्य रखा है क्या, तो नहीं, 2025 तक बंद करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो असत्य कथन तो सभी हो जाएंगे असत्य, 1 2 3। अगला है कि नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने हेतु दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है ना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को मिला है क्या, नहीं, पहली बार ही कौन सी महिला है, हांगकांग है ना, हांगकांग इनको मिला है, और ये दक्षिण कोरिया की हैं ये। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार माइक्रो RNA से संबंधित है, तो ये भी सही है।
उसके बाद अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सभी जो 3 थे नागरिक, वो तीनों जो हैं आपके अमेरिकी ही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, क्योंकि हांगकांग जो है पहली महिला है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भौतिकी का दिया है, तो इसके लिए किसको किसको दिया गया, 2 हैं, अमेरिकन और एक कैनेडियन है। तो अमेरिकन कौन है, तो जॉन जे हॉपफील्ड है, ठीक है, हॉपफील्ड। और अगर कैनेडाइन इसमें जो दूसरे नंबर हैं कनाडा के, वो हैं आपके जेफरी ई हिंटन, ये भौतिकी के हो जाएंगे। और अगर देखा जाए यहाँ पे दिया था एक चिकित्सा का, है ना, तो विक्टर एंड गौरी हो जाएंगे इसमें, तो विक्टर और एक हो जाएंगे गैरी, 2 हैं। और अगर नोबेल का 3 देखा जाए तो एस मोगलू पहले, और दूसरे हो जाएंगे आपको साइमन जॉनसन, और तीसरे कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे ए रॉबिन्स, ठीक है। ये था आपका किसका, अर्थशास्त्र का। चलिए अगला देखते हैं। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल उप विजेता कौन है, उप विजेता पूछा गया, तो ये टेलर फ्रिट्ज हो जाएंगे, ठीक है। विजेता कौन थे, जेनिक सिनर, इटली के हैं वो। चलिए अगला है, नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय का है, तो ये सहकारी मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा ऐप जो है चुनाव आयोग से संबंधित है, तो जैसे कि सी विजिल ऐप, तो ये है। सारथी ऐप वित्त विभाग से रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा। सक्षम ऐप है। ईसी नेट ये भी है आपका। तो 1 3 4 है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है कि द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स किसने लिखा है, तो ये अरुण शौरी ने लिखा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण संशोधन के निम्नलिखित में से बताएं, मतलब कि अभी जो नया परिभाषा दिया गया उसके तहत, तो 2.5 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योगों को सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। तो ये आपका टर्नओवर 2.5 नहीं, यहाँ पे अगर निवेश कहा जाता तो सही हो जाता, क्योंकि इसका टर्नओवर जो है 10 करोड़ रखा गया है। 25 करोड़ तक निवेश वाले उद्योगों को लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया है, तो ये आपका सही है ना। अब इसका निवेश जो है 25 करोड़ का रहेगा, ठीक है। और अगर टर्नओवर पूछा जाए तो 100 करोड़ का हो जाएगा। और 250 करोड़ टर्नओवर वाले औद्योगिक को मध्यम उद्योग नहीं, 250 करोड़ ये निवेश है। और अगर इसका टर्नओवर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 500 करोड़, ठीक है। तो सिर्फ 2 आपका सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको, सत्य कथन की पहचान करनी थी तो केवल 2। चलिए अगला देखते हैं। तो बिहार का पहला गोट सीमन जो है स्टेशन कहाँ बनेगा, तो जी से गोट और गया जी में। अच्छा, इसका एक बार जरूर याद रख लीजिएगा, वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। जैसे कि ये 4 रखिएगा, है ना, वो जो एमएसएमई का है वो एग्जाम में मतलब पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। तो माइक्रो और आपका स्मॉल ये हो जाएगा आपको मीडियम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 10 और 50, ऐसे कीजिएगा। इसको 2.5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2.5 25, ये 0 था तो, और ये हो जाएगा आपको 125। फिर आप 2 से गुना कर दीजिएगा इनको, तो 2 से गुना कीजिएगा अब इसको, तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपको 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 50, ये हो जाएगा आपको 250। फिर 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपको 100, ये हो जाएगा आपको 500। ये 250 है तो ये हो जाएगा 500, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये नया वाला है और ये पुराना वाला है। ये क्या है, ये वाला लाइन आपका टर्नओवर का है और ये निवेश का है, पुराना और ये नया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न था आपका 59 नंबर, है ना। मिशन केसर निम्नलिखित में से किन राज्यों में चलाया गया है, तो ये देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में। और केरेवा जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वो भी केसर के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला है कि दिनेश खारा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए गठित की है। तो दिनेश खारा समिति जो है आरबीआई ने नहीं, IRDAI इसने किया है। दिनेश खारा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया गया, तो ये सही है आपका। तो केवल 2 सही हो जाएगा इसमें। जैसे इसका मेन उद्देश्य है ना आपका, केवल 2 सही है, ये गलत था।
इसका मेन उद्देश्य है कि जैसे एफडीआई है ना, उसको जो है 74% से जो बढ़ाकर 100% करना। ठीक है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है चलाया जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया ही IRDAI। चलिए अगला है कि गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 जो गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 हुआ था, तो उसमें बिहार को स्वर्ण पुरस्कार किस में मिला? तो बिहार कृषि ऐप के लिए एवं स्मार्ट स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इन दोनों में मिला है इनको। चलिए अगला है कि फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका के बीच वायुसेना के अभ्यास का आपका प्रथम संस्करण था ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश बागपत में कौन हुआ था? तो टाइगर क्लॉ 2025, और ये संस्करण कौन सा था? प्रथम संस्करण था। और ये अगर टाइगर ट्रम्प पूछे चतुर्थ संस्करण, तो कहाँ हुआ था? ये विशाखापत्तनम में हुआ था, है ना। इसके बाद अगर ये पूछा जाए 13वां संस्करण युद्धाभ्यास हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? राजस्थान। कौन से? तो थल सेना ने किया था। ठीक है, इसके बाद और ये वाला तो तीनों सेनाओं ने किया था। और ब्रज प्रहार जो 15वां था वो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, थल सेना ने भाग लिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये बीएसएफ ने किया है, और ये सर्द के मौसम में जो घुसपैठ होता है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान की सीमा पे, है ना, पाक की सीमा पे। अगला है कि हाल ही में 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का विषय क्या रखा गया? तो ये रखा गया साइबर सुरक्षा। कब से कब तक? तो 22 से 27 फरवरी 2025 तक मनाया गया। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के किस जिले में 2400 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये भागलपुर में किया है, और 3 इकाई में होगा, 800 की इकाई होगी। ठीक है, चलिए अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। हाल ही में पटना में आयोजित कौशल विकास और राष्ट्रीय सम्मेलन का, ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? ये पटना में। अगला है कि महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया है कि महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जून 2025 में आयोजित किया गया, तो ये सही है। ओके, भारत सहित कुल 10 देशों ने भाग लिया, तो 10 नहीं 14 देशों ने भाग लिया है, जैसे कि देखेंगे नेपाल, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, ईरान, रोमानिया, पोलैंड, केन्या, युगांडा, थाईलैंड, कोरिया। ठीक है, उसके बाद है आयोजन स्थल राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार था, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। गलत पूछा है तो सिर्फ 2 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में मोतिहारी में आयोजित शौर्य बेदनाम उत्सव, ये याद रखिएगा कि मोतिहारी में किया गया है। शौर्य बेदनाम उत्सव मोतिहारी में जो आयोजित किया गया वो संबंधित किससे था? तो भारतीय सेना और उनके हथियार, है ना। कब से कब किया गया था? तो 7 और 8 मार्च को 2025। अगला है कि लिस्ट 1 है, अभिलेख दिए गए हैं और सूचना दिया गया है। तो मतलब उस अभिलेख से क्या मिलता है? तो जैसा कि देखेंगे एरन अभिलेख, तो इससे क्या मिलता है? सती प्रथा का जो भानुगुप्त था, उसी में एक आपका था गोप राजा, है ना, उसी की पत्नी के आपको भानुगुप्त के दरबार में गोप राजा हुआ करता था, उसी की पत्नी के जो है आपका लास्ट वर्ष सती जो प्रथा का उल्लेख है वो मिलता है एरन से, है ना। एरन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के बीना नदी के किनारे सागर जिले में है। ठीक है, और बीना नदी के किनारे बसा हुआ। मंदसौर क्या बताता है? तो रेशम बुनकरों का उल्लेख करता है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। भीतरी स्तंभ क्या बताता है? तो ये बताता है हूनों के आक्रमण का उल्लेख। और बोगज काई क्या बताता है? तो बोगज कोई जो है वो बताता है वैदिक देवताओं का उल्लेख, है ना। तो एरन, सती प्रथा, मंदसौर, रेशम, और आपका भीतरी स्तंभ अभिलेख हून आक्रमण का उल्लेख करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। चलिए अगला है कि बैटरी भंडारण क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बिहार के किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ये लखीसराय में की जा रही है। ठीक है, इसका आंसर है बी। बैटरी भंडारण क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो लखीसराय। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा जो है मिला है, तो ये सही हो जाएगा।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है अब, है ना, राखीगढ़ी, और ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की इकाई 10 के गुणक होती थी क्या? तो 10 के गुणक नहीं, 16 के गुणक हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे, तो ये भी सही है। तो 1 और 4 बस आपका सही हो जाएगा, है ना, इसका आंसर डी है। चलिए अगला है कि बैक्ट्रियन शासन सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो मेगास्थनीज था, इंडिका लिखा था इसने, है ना, इंडिका। चलिए अगला है कि दंती दुर्ग ने कीर्ति वर्मन द्वितीय को हराकर पूर्ण शाही पद कब ग्रहण किया था? तो ये 753 ईस्वी में किया था, और इसने राष्ट्रकूट का जो है राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था दंती वर्ग ने। चलिए अगला देखते हैं। कोरोमंडल समुद्र तट पर दिया है कि कोरोमंडल समुद्र तट पर पौंडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो कोरोमंडल पे कौन सा हो जाएगा? मेडू, अरिका मेडू, है ना, ध्यान रखिएगा, चोल वंश का, ठीक है। अगला है कि कारण और आपके कथन दिए गए हैं। तो सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, तो ये सही है। गुप्तोत्तर काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, तो ये भी सही है। ये जो है दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों का शासनकाल क्रमानुसार बताना है। तो जैसे कि देखेंगे आप, इसमें कौन सबसे पहले आएगा, मतलब तो ये 1236 के करीब में जो है ये आएगा, और ये लगभग जो है 7 मंथ जो है कार्य करेगा, ठीक है, 1236। और मुबारक खान का कार्यकाल क्या रहेगा? तो 1316 से लेके ये 20 तक रहेगा। फिरोज शाह तुगलक कब आएगा? ये जब मोहम्मद बिन तुगलक हटेगा 1325 से 1351 में, तब ये आएगा। फिरोज जो आपका है 1351 से ये रहेगा 88 तक, है ना। और आलम शाह का तो सबसे लास्ट में आ जाएगा 1445 से ये 1451 तक रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ही दिया हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। तो पुष्टि मार्ग का जो दर्शन है वो माधवाचार्य नहीं वल्लभाचार्य ने किया था, है ना, वल्लभाचार्य, है ना। ये वैष्णव संप्रदाय से थे। और बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है क्या? तो नहीं, बीजक कबीर का है, संत कबीर का। बीजक जो है किससे रिलेटेड है? संत कबीर के संकलन किए गए हैं उनके उपदेशों को। तो दोनों सही नहीं है, कथन सही है तो दोनों नहीं सही है, डी हो जाएगा। चलिए अगला है कि कारण और कथन दिए गए। बाबर ने बाबरनामा जो ग्रंथ है तुर्की भाषा में लिखा है, तो ये बिल्कुल सही है। तुर्की भाषा मुगलों की राजभाषा थी क्या? नहीं, फारसी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, केवल ए सही है, आर गलत है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो जैसे कि देखेंगे औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दुरानी के मकबरे, जिसे बीबी का मकबरा या दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, का निर्माण इसने कहाँ कराया था? तो औरंगाबाद में कराया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, ताजमहल से भी सुंदर सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है उसे किसने कहा था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा था, ठीक है। अगला है कि दीवान अर्ज सैन्य विभाग का संस्थापक कौन था? तो दीवान अर्ज का कौन हो जाएगा? बलवन। इसमें कारण और कथन दिए गए हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में मुगल सत्ता का दुर्बलीकरण होता चला गया, तो बिल्कुल सही है। मुगल सम्राट एवं अन्य के बीच हितों तथा इच्छाओं का संतुलन एवं समन्वय असंतुलन उत्पन्न हो गया, इसीलिए जो है कमजोर पड़ता रहा, तो ये दोनों सही है। अगला है कि महाराजा रणजीत सिंह के सिख समुदाय के कुल कितने जो है मिसलों में विभक्त था? तो कुल जो है 12 मिसल हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह के सिख समुदाय में, है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो एक तो क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कि उल गुलान आंदोलन किसे कहते हैं? तो उल गुलान विद्रोह जो है किसे कहते हैं? वो बिरसा मुंडा वाला विद्रोह जो है, विद्रोह को। और संथाल विद्रोह को हम हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जिसका सिद्धू एवं कान्हू ने जो है 1855 से 56 के बीच में किया था, और चांद भैरव, फूल और झानो उनकी बहनों ने भी जो है सहयोग किया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
1806 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर दिया था। तो 1806 में कौन सा विद्रोह हुआ था? बेल्लोर का विद्रोह हुआ था। अगला है कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करनी है। तो जैसा कि देखेंगे हिंदू धर्म सभा के संस्थापक कौन है? तो वो हो जाएंगे राधाकांत देव, है ना, राधाकांत देव। परमहंस मंडली किसका है? तो ये हो जाएंगे गोविंद आपके गोपाल हरि देशमुख। शारदा सदन कौन हो जाएगा? तो पंडिता रामाबाई। और प्रथम बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए आपको? तो जैसा कि दिया है 3421 हो जाएगा, है ना। अगला है कि निम्नलिखित संस्थानों पर विचार करें और सबसे पहले स्थापित कौन हुआ था ये बताना है। तो अनुशीलन समिति कब हुआ था? 1907। किसके द्वारा? तो वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ये कब हुआ था? तो 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और अभिनव भारत बीडी सावरकर 1904। और मुस्लिम लीग 1906 और आपका आगा खां और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। तो सबसे पहले कौन होगा? अभिनव भारत बीडी सावरकर 1904। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा अंग्रेज अधिकारी हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है, यानी कि शिमला का संत? तो ए वो ह्यूम था। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है बताना है। तो जैसे कि पहला स्टेटमेंट है कि भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की काल जयी रचना है, तो बिल्कुल सही है। साम्राज्यवाद का नाश हो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? नहीं, भगत सिंह ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ और साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह का है। लक्ष्मण अनंत कन्हरे को कर्नल विलियम वायली की हत्या में, वायली की हत्या के लिए कौन जाने जाते हैं? मदन लाल ढींगरा, है ना। तो यहाँ तो यही गलत हो जाएगा, है ना। और उनको फांसी कब दी गई थी मदन लाल ढींगरा को? 1910 में दी गई थी। ओके। सन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी थे। तो एन एम जोशी थे, तो बिल्कुल सही है ये दोनों जो हैं गलत हो जाएंगे। ठीक है। जो लक्ष्मण अनंत कन्हरे थे ना, वो जैक्सन हत्याकांड के लिए संबंधित थे और इनको जो है 1909 में जो है आपको फांसी दी गई थी लक्ष्मण कन्हरे को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको कि केवल ए और डी सही है, सी। चलिए अगला है कि वैलेंटाइन शिरोल ने किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता को भारतीय शांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। ठीक है। और अगर संगठन पूछे तो आपका आर्य समाज को कहा था, है ना। अगला है कि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो बिल्कुल सही है। और जोसेफ बैपिस्टा एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग के सचिव बनाया था। तो जोसेफ बसिस्टा तो आपके थे तिलक वाले में, है ना, तिलक ने इनको बनाया था। ठीक है। तो इन्होंने किसको बनाया था? तो इन्होंने जॉर्ज अरुंडेल को बनाया था। जॉर्ज अरुंडेल को सचिव बनाया था। किसने? तो एनी बेसेंट ने। और तिलक ने जोसेफ बेपिस्टा को। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल दो आपका जो है असत्य है। चलिए अगला है कि 23 मार्च 1931 को किस षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, है ना। भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे बम फेंकने के मामले में, है ना। विधानसभा पे बम फेंका था 1929 को 8 अप्रैल को, लेकिन उनको सजा मिली है मौत की। कब? तो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा। सन 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो एक्चुअली गरम दल और जो नरम दल थे उनके बीच जो है नेता को लेकर हो गया था। तो ब्रिटिश सरकार के साथ चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या का जांच करने के लिए राजी किया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, राजकुमार शुक्ल थे। तो ये गलत हो जाएगा। चंपारण जांच में आचार्य जेपी कृपलानी महात्मा गांधी सहयोगियों में से एक थे, तो ये सही है ना। तो केवल दो सही हो जाएगा। और 10 अप्रैल को जो है आपको पटना पहुंचे थे गांधी जी 1917, 9 अप्रैल को चले थे वो। अगला है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो जैसा कि कथन है कि ब्रिटेन ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की, तो हम 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुए मतलब कि स्वतंत्रता से।
और अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हार हुई थी, तो मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी और मित्र राष्ट्र की तरफ से ही आपका ब्रिटेन था, तो हार नहीं हुआ था, जीत हुआ था। तो ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला है आपका कि सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है कि कानून आया था तो कौन सा गवर्नर था उस समय, तो जनरल यादव वायसराय। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह के समय कौन था, आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। पिंडारियों का दमन किसने किया था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। और सती प्रथा का 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और आपके प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय ऑकलैंड था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ए। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1946 फरवरी में, है ना। इसके बाद देखा जाए कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, तो मार्च आपका 1946 में। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर, तो ये तो 1945 हो जाएगा, भूला भाई देसाई ने किया था, तो ये 1945, इसको अच्छे से लिख देती हूँ, 1945। ठीक है, लाल किला मुकदमा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 अगस्त 1946। तब पूछा गया है कि सबसे पहले कौन हुआ, तो सी हो जाएगा, है ना, यानी कि ये 1945 में हुआ था, बाकी तो सब 46 में ही हुए थे। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन में एक ही है, सी, पहले सी। चलिए अगला देखते हैं, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक प्रसिद्ध नारा किनके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। निम्नलिखित में कौन धारणीय विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है वो सही करता है, तो इसमें ये होता है कि जो भावी पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकता को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन अगली पीढ़ी आने वाली है उसके लिए भी संरक्षित रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे बी हो जाएगा। जो ऐसा विकास करें जो आपका वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की जो पूरी करते समय भावी पीढ़ी का भी जो है पूरा कर सके, है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बेरोजगारी का यह प्रकार देश की आर्थिक संरचना से संबंधित है, आर्थिक संरचना से संबंधित है। ठीक है, कौशल के बेमेल होने के कारण भी इस प्रकार की बेरोजगारी होती है, तो ये भी सही है। इस प्रकार की बेरोजगारी दीर्घकालिक प्रकृति की होती है, तो इसे हम कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो ये आपका 2000 में आया था, है ना, तो हो जाएगा आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना। बजट घाटा अर्थात आरबीआई से उधारी प्लस बाजार उधारी और देयताएं बराबर किसके होती हैं, तो ये राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब ये होता है कि आपके पास जो राजस्व है वो कम है, लेकिन आप जो है आपको उधारी जो है ज़्यादा देना है और खर्चे जो है आपके ज़्यादा है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण मुख्यालय हैदराबाद में है, तो भाई बिल्कुल सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, सिडविल आपका लखनऊ, तो ये भी सही है, दोनों सही है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जैसा कि दिया है कि वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति समायोजित माप है, तो वास्तविक जीडीपी जो है मुद्रास्फीति समायोजित माप है, सही है। नाम मात्र जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, सही है। नाम मात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी जो है उसको आर्थिक समृद्धि का बेहतर संकेत माना जाता है, यानी कि ये भी सही है, तीनों सही दिए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, तो सही है। भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया, तो ये भी सही है। पूछा है सत्य कथन, तो दोनों। निम्न कथनों पर जो है विचार करना है, बताना है कि कौन से जो है महारत्न की कंपनियां हैं, तो एनटीपीसी ताप विद्युत है ही, इसका जो है स्थापना कब हुआ था, 1975। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी मिला ही है इसको, तो ये HAL है, इसको भी मतलब ये भी है, ये 1964 में बना था। इसके बाद गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये भी है आपका
ये 1984 में स्थापित हुआ था। और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो है ये भी है आपका, ये 1956 में स्थापित हुआ था। बस ये नहीं है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 होंगे, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला है कि मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी अगर करते हैं तो मांग कम हो जाती है। तो सही है, गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, तो ये भी सही है, दोनों सही है। चलिए अगला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को पहली बार कब और किस फसल हेतु घोषित किया गया था। तो जब हरित क्रांति आया था, उससे ध्यान रखिएगा, एमएसपी 1966 से 67 और गेहूं के लिए किया गया था पहली बार। चलिए अगला है, कालक्रम बताने हैं। तो जैसे कि चंद्रगुप्त वन कब से कब थे, तो ये 319 से लेके 335 ईसा पूर्व, है ना। इसके बाद अगर देखा जाए कुमारगुप्त, तो ये 415 से ये थे 455 तक। और समुद्रगुप्त कब से हो जाएंगे, 335 से आपका 375 तक, ठीक है। इसके बाद ये आएंगे विष्णुगुप्त, तो 540 से 550 तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर काल क्रमानुसार बताना, तो 1 3 2 4 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले चंद्रगुप्त और उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद विष्णुगुप्त। चलिए अगला है कि बिहार शरीफ शहर का क्या महत्व था। तो ये वाणिज्यिक केंद्र था क्या, नहीं। यह शिक्षा का केंद्र के रूप में जाना जाता था, यह एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी था उस समय, एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी था। यानी कि बस पहला को छोड़ के 2 3 4 हो जाएगा। इसका आंसर है आपको सी, बिहार शरीफ शहर के बारे में बात की जा रही है। अगला है कि बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी, तो ये सही है। चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र था, तो ये भी सही है। चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया भोजपुर था, तो ये भी सही है ना। तो इसका तीनों सही दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो कितने अध्यायों में बटा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 15। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में बताएं कौन सा कथन जो है सही है। तो चंपारण के किसानों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, शंभू शरण सिंह थे, तो ये भी सही है। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था, भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, ध्यान रखिएगा, जीवन में पहला नहीं था ये, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में वो कर चुके थे सत्याग्रह। तो ये तीनों सही है आपका, है ना। और 25% जो है अवैध वसूली जो की गई थी, तो रिटर्न भी किया गया था इसमें, ठीक है। 3 कटिया पद्धति, है ना, तवान, ये सब तो याद ही होगा। बेगूसराय में चौकीदार कर के खिलाफ किसका हिस्सा था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल किस वर्ष बिहार से ब्रिटेन भेजा गया था, ठीक है। जिसका नेतृत्व किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 1914 में ये भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा 1946 9 दिसंबर अस्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। उसके बाद है पीटर मुंडी का बिहार यात्रा कब हुआ था, मतलब मिलान करनी है। तो जैसे कि देखेंगे 1632, गोलघर का निर्माण 1786, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा कब दिया था उन्होंने 1939 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की एक शाखा का गठन किया गया था 1940 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 4 3। चलिए अगला है कि बिहार में रेल परिवहन पहली बार कब शुरू किया गया था। तो भारत में देखा जाए तो 53 में किया गया था, लेकिन बिहार में 1860 से 62 में किया गया था। हाँ, भारत का पहला, है ना, ध्यान रखिएगा, पहला रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे, तो जमालपुर मुंगेर में किया गया था, ठीक है। ओके, कब, 1862 में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से लिस्ट है और लिस्ट 2 है, मिलान करनी है। तो जैसे गोगाबिल झील कहाँ है, कटिहार में है। सिमरी कहाँ है, सहरसा में पड़ता है। घोड़ा कटोरा राजगीर में पड़ता है। और पिपरामान झील जो है आपका मोतिहारी में पड़ता है, ठीक है। दरभंगा में एक लक्ष्मी सागर झील है, ठीक है, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। चलिए अगला देखते हैं
कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो क्या है? तो आपका ग्रामीण और शहरी बोला है, तो शहरी है 11.3% और 88.7% जो है ग्रामीण है। तो ऑप्शन में तो यही दिया हुआ है, इसको पलट के देख लीजिएगा। ग्रामीण में कितना हो जाएगा 88.7% और शहरी 11.3%। और भारत का अगर पूछा जाए शहरी प्रतिशत दर तो लगभग 31 है ना, देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ये हो जाएगा आपको 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखिएगा। अगला है कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके राजन धारी सिन्हा। अगला है कि राज्य के, अब ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि राज्य में वर्तमान मूल्यों पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2023-24 में मतलब कि 38,986 करोड़ रुपए होने का अनुमान है क्या? तो ये सही है। अगर इसमें पूछा जाए कि राज्य में वर्तमान मूल्यों पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2019-20 में 9,436 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया? तो ये दिया है 39,886, जबकि ये यही हो जाएगा 38,986 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत दिया है। इसके बाद है आपका कि 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.7% है, तो ये सही है। और थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.6% है। और अगर 2023-24 में देखा जाए तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 45.5% की जो है वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 आपका सही है बस। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि बिहार का बजट जो 2025-26 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो वर्तमान मूल्य पर ध्यान रखिएगा, जीएसडीपी का जो वृद्धि का अनुमानित है 22% है। अगला है कि कोको चैनल जो है, कोको जलडमरू किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत म्यांमार हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से औसत वार्षिक का अवरोही क्रम बताना है ना। तो अवरोही क्रम मतलब कि आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसा कि यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा माशिनराम में होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 400+ सेंटीमीटर जो है बारिश होती है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें केरल तट में तो 200 से लेके आपका 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। पंजाब के मैदान में कितनी होती है? तो 40 से लेके 60 सेंटीमीटर तक होती है। और पश्चिमी में आपका 40 सेंटीमीटर से भी कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सबसे ज़्यादा माशिनराम में होता है ना, तो 2, 3, 4, 1। चलिए अगला है कि कच्चा पेट्रोलियम तृतीय काल की औषधि चट्टानों में पाया जाता है। तो बिल्कुल पेट्रोलियम जो है औषधि चट्टानों में ही पाए जाते हैं। असम में डिगबोई, नहरकटिया और मेरान तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो पहला भी है डिगबोई और है भी, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? तो वैसे तो उष्णकटिबंधीय देखिए सब पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भारत में, लेकिन अगर इसमें देखा जाए सदाबहार वन तो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो हरियाणा में नहीं पाया जाएगा। पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में पाए जाते हैं। अगला है कि इसको जो है मिलान करना है। तो जैसे कि भूजल वाला ये तो पूछा हुआ है ना कि स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स भूजल से बनते हैं, और ग्लेशियर से ड्रमलिन्स बनते हैं, और पवन से पलाया बनता है, और नदी जो है प्राकृतिक तटबंध बनाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला है, इसको निम्नलिखित में से जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है अगर भारत ऐसा है तो। ठीक है, तो सबसे जो दक्षिण में अगर आपको देखने को मिलेगा तो कौन मिलेगा? इसमें आपको मिल जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, इससे ही बन जाता है कि राजमहल कहाँ है? सबसे उत्तर में आपको पड़ेगा झारखंड के क्षेत्र में, है ना, झारखंड में। तो ये हो जाएगा सी आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 4, 2, 3, 1। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का प्राथमिक कारण अगर देखा जाए तो क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य, पृथ्वी सबका होता है, लेकिन प्राथमिक देखा जाए तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। नागार्जुन सागर किस नदी बांध पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। गोदावरी पर नर्मदा, चिनाव पर आपका बगलिहार, नर्मदा पर सरदार सरोवर, है ना। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत बताना है। तो ये गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं और तीव्र होते हैं, तो ये सही है। इस चक्रवात के निर्माण के लिए समुद्र की सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। तो 30 डिग्री सेल्सियस से नहीं, 27 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, गलत है। प्रशांत महासागर में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है क्या? तो ये तो अटलांटिक में हरिकेन कहा जाता है ना, अमेरिका के अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहा जाता है। प्रशांत महासागर में अगर देखा जाए तो टाइफून वगैरह कहते हैं। और हिंद महासागर में क्या कहते हैं? तो चक्रवात कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ आपके जो है पूछा क्या था, गलत कथन, तो 2 और 3 हो जाएंगे गलत। चलिए अगला देखते हैं। वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तो केरल हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस की गैस की सबसे बड़ी सांद्रता किसकी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा शहरी लोग मुंबई में ही है, ठीक है, मुंबई के बाद यूपी में है, फिर तमिल में है ना। और शहरीकरण दर जो है कितना है यहाँ पे अब देख ही लेते हैं, 31.16% है भारत की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? जब 21 जून में सूर्य उत्तरायण होता है ना, और सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है, 21 जून हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये हो जाएगा इक्वाडोर, है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए अगला है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है कहाँ पे? तो मुंबई, नहावा शोहा भी इसको कहते हैं। अगला है कि संघ के शासन का उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो 5 में दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रपति वगैरह सब आ जाएंगे। तो 52 से 152, 52 से 151 आर्टिकल तक होंगे, ठीक है। 52 से 151 आर्टिकल तक जो है इसको भाग 5 में आपको मिलेगा। भाग 6 में तो राज्य सरकार के बारे में है आपका, ये तो निरस्ती हो चुका है 7th अमेंडमेंट 1956 के तहत। और भाग 8 में क्या है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र है। चलिए अगला देखते हैं। कारण और कथन दिए गए हैं। तो वर्ष 2005 में बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2005 में बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण करना। तो दोनों सही दिए गए हैं और व्याख्या भी सही है। चलिए अगला है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो एक मूल अधिकार है किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में तो 25 से लेकर 28 तक, है ना। और समानता का अधिकार में आ जाएगा 14 से, जैसे 18 है ना, तो उसमें 15 देखेंगे लिंग और धर्म वगैरह के भेदभाव नहीं किए जाएंगे। और 16 तो नियोजन की बात करता है। तो यही आंसर हो जाएगा आपको बी, ठीक है। चलिए अगला है, किस वर्ष संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में संविष्ट किए गए थे, जोड़े गए थे? तो 42वां अमेंडमेंट और 1976। और कहाँ पे जोड़ा गया था? तो भाग 4 क के 51 क आर्टिकल में, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है हमने? तो रूस से लिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंड पे जो है ऐड किया गया था। उस समय 10 किए गए थे, बाद में एक शिक्षा वाला आया था 11 है। अभी कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। चलिए अगला है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। 56(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे देता है। चलिए अगला है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाजत की बात जो है की गई है किस आर्टिकल में? तो ये की गई है 136 में। सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहाँ आता है? तो अनुच्छेद 131 में। अभिलेखीय कहाँ पे आता है? तो ये आता है आपको 129 में, अभिलेख वाला। और अगर हाई कोर्ट का पूछे तो 215 में अभिलेख है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात किस में की जाती है? तो ये की जाती है आर्टिकल 127 में, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा ऐसा, और ये हो जाएगा इसमें और ये हो जाएगा इसमें, ओके। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। अगला है कि विचार करना है, जैसा कि दिया है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो देखिए, राज्य का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, 89(1) के तहत देखे तो। इसके बाद दिया है
तो ये सदस्य होता है क्या सदन का? तो नहीं होता। उस सदन का सदस्य तो नहीं होता है राज्यसभा का, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पे दिया है तो ये वाला जो है होता है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो पहला है ये इतना स्टेटमेंट है ना, तो ये तो नहीं होता है, लेकिन ये उपसभापति उस सदन का सदस्य होता है होगा, है ना। चलिए अगला है 89(2) के तहत अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो जैसे कि 54 क में देखा जाए तो केवल 2 सही है आपका। वित्त आयोग में शामिल हैं, तो वित्त आयोग में कितने लोग शामिल है? 281 आर्टिकल के तहत ये हो जाएंगे 1 अध्यक्ष एवं आपका 4 सदस्य। चलिए अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के मनोनयन जो है व्यवस्था समाप्त कर दी गई? तो ये 104 के तहत। चलिए अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी समितियों पर विचार करें, तो LM सिंघवी समिति कब आई थी? तो ये आई थी 1986 में। अशोक मेहता 1977। GBK राव समिति तो ये आई थी 1985, है ना। और बलवंत राय तो 1957, जिसके तहत पहली बार पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के तहत आपका राजस्थान नागौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बताया गया है कि काल क्रमानुसार बताने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C। ठीक है, तो यहाँ पे सेट नंबर 9 का जो है 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।